महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। जहां एक तरफ महायुति बगावतियों के तेवर नहीं संभाल पा रही थी, वहीं अब महाराष्ट्र के चुनाव में एक फाइल की चर्चा होने लगी है और ये फाइल जुड़ी हुई है महायुति के अजीत पवार से। और वहीं इस फाइल के साथ साथ बीजेपी पार्टी के देवेंद्र फडणवीस पर, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर शरद पवार गुट ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब तक जहां बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगते आए थे कि बीजेपी पार्टी विपक्ष से अपनी तरफ पार्टी में लोगों को लाती है, उनको धमकाती है, ईडी का डर दिखाती है, तो वहीं अब एक ऐसा आरोप जो है वो बीजेपी पार्टी पर लग गया है जो महाराष्ट्र चुनावों के अंदर एक बड़ा खेल कर सकता है या कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले की फाइल दिखाई और इस फाइल को दिखाकर उन्हें धमकाया, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दरअसल जिस तरीके से अभी पूरे का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इस बीच में शरद पवार गुट की तरफ से एक बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पार्टी पर लगाया गया है और इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगे वो दाग और गहरे हो जाएंगे, जिस पर अब तक बीजेपी जिन सवालों से, जिन चीजों से गुजरती आई थी, जिन सवालों को लेकर बीजेपी को कटघरे में रखा जाता था। वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी के ऊपर शरद पवार गुट के नेता संजय पाटिल ने एक बयान दिया और ये बयान जो है अजीत पवार के उस बयान से निकलकर सामने आया जो उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान दिया था। दरअसल संजय पाटिल ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए एक अपने इंटरव्यू में कहा, फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए अजीत पवार पर आरोप लगाया, सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और उन्हें आर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइल दिखाई। इसका मतलब है कि तब से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे थे। फाइल दिखाकर अजीत पवार को 10 सालों तक ब्लैकमेल किया गया। इससे पता चलता है कि वो बार बार बीजेपी में क्यों जाना चाहते थे। पाटिल ने कहा कि अजीत पवार के बयान ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को उजागर करके उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मतलब जयंत पाटिल ने ऐसी बातें कह दी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर इन चुनावों में भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि जयंत पाटिल ने कहा कि लगातार अजीत पवार पर दबाव बनाया जा रहा था। सिंचाई घोटाले वाली वो फाइल उनके सामने रखी जा रही थी, यानी कि जिस तरीके से अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाया गया वो पूरा का पूरा नाटकीय घटनाक्रम पूरे महाराष्ट्र ने देखा। उसके बाद अब संजय पाटिल ने यह आरोप लगाया है और यह आरोप उन्होंने किस वजह से लगाया। दरअसल सांगली के अंदर जो अजीत पवार हैं उन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी और इस बात के बाद बड़ा बवंडर होने लगा। 29 अक्टूबर को सांगली जिले की तासगांव विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद फडणवीस ने उन्हें आर पाटिल के हस्ताक्षरित वाली एक फाइल दिखाई जिसमें मेरे खिलाफ खुली जांच की सिफारिश की गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक अजीत पवार ने फडणवीस को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बड़ा निशाना जो है वो अजीत पवार ने साधा है फडणवीस पर और अब शरद पवार गुट इस मुद्दे को कैसे गरमाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में जो संजय पाटिल है उनकी तरफ से आगे बहुत कुछ कहा गया। संजय पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि अजीत पवार खुद इस वजह से घिरे, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इसने फडणवीस की कार्यशैली के साथ साथ पिछले 10 सालों में दोनों के रिश्तों को भी उजागर कर दिया है। अगर उन्होंने विपक्ष के नेता को फाइल दिखाई होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अजीत पवार केवल एक विपक्ष के विधायक थे।
यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस बयान के बाद बीजेपी पार्टी के लिए महाराष्ट्र चुनाव कितना मुश्किल हो जाएगा। अब तक जहां बहुत सारी चीजों को लेकर बात हो रही थी कि महायुति के अंदर टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया, टिकटों का बंटवारा भी हुआ तो कई लोग जो है वो बगावत पर उतर आए, कई अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, कई जगह पर एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार है दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट एक एक जगह पे उतार दिए, बल्कि महागठबंधन में तय कुछ और किया गया था और देखने को कुछ और मिला। वहीं बीजेपी पार्टी नवाब मलिक को, अजीत पवार को जिस तरीके से उनको समर्थन दिया और उन्होंने अपना नामांकन जो है वो भर दिया और नवाब मलिक पर लगातार बीजेपी पार्टी जो है वो अजीत पवार से नाराज चल रही थी। इस बीच में ये पूरा का पूरा जो बयान सामने आया और इस बयान के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने अब जो है वो फडणवीस को घेरना शुरू कर दिया, बीजेपी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं कि ये एक आप महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बीजेपी अब चुनाव जो है वो कुछ ही आप कह सकते कुछ ही दिन बाकी हैं और उंगलियों पर ये दिन जो है वो गिने जा सकते हैं। और ऐसे में ये एक बड़ा विस्फोटक धमाका एक तरीके से आप देख सकते हैं बीजेपी की राजनीति में या फिर जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसके अंदर आप देख सकते हैं। इस बीच में जो संजय पाटिल है उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बात करना जो अपना बचाव नहीं कर सकता बहुत गलत है। वो उनके साथ न जुड़ने के लिए हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टी विभाजित हुई तब आर पाटिल जीवित नहीं थे तो वो उन नाम को कैसे घसीट सकते हैं, 9 साल बाद क्यों। अब पता चलता है कि अजीत किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही उनके साथ कोई भी काम कर रहा हो। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, जहां अब तक ये हो रहा था कि महायुति जो है वो इन चुनावों के अंदर कैसे जो एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार जो है इनके साथ इन चुनावों में कैसे उतरेगी। फिर सीट बंटवारे पर बहुत सारी चीजें हुई, सीट बंटवारे पर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। ये देखा गया था किस तरीके से बीजेपी पार्टी 150 से 160 सीटों पर लड़ना ही चाहती है, वो इससे कम सीटों पर राजी ही नहीं। और फिर खबर ये भी सामने आई कि बीजेपी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स भले इस बार कम उतारे, लेकिन अपने कुछ कैंडिडेट्स को अजीत पवार के गुट से एकनाथ शिंदे के गुट में भी अपने कुछ कैंडिडेट्स को उतार दिया। यानी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो लगभग 160 कैंडिडेट्स जो हैं वो कुल बीजेपी ने इस बार अपने ही जो इन चुनावों के अंदर उतारे हैं। भले ही इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ जो बाकी के कुछ कैंडिडेट्स थे, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर एक तरीके से देखें तो बीजेपी पार्टी 160 सीटों को अपने कब्जे में कैसे भी करके वो रख रही है इस बार भी। और वहीं अब देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बयान दे दिया मुख्यमंत्री पद को लेकर, जहां अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस ये बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे जो है वो अगर चुनाव जीता जाता है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस का फिर एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अब जो है अगर पहले महायुति जो है वो चुनाव जीतेगी फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन किसमें वो ताकत है कि वो मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है। यानी कि ये पूरा का पूरा पावर जो है वो किसके हाथ में उस वक्त ज्यादा रहता है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, बहुत सारी कैलकुलेशन एक तरीके से की जाएंगी। और ऐसे में अब ये पूरा का पूरा जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव जिसमें महायुति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है। देखिए हालांकि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी सीटों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आई, जिस तरीके से हमने देखा कि संजय राउत जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई बयानबाजियां कर रहे थे। फिर बीच में खबरें आई कि संजय राउत और कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच में ज्यादा अब कुछ चीजें जो है वो खराब चल रही है। लेकिन इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं जो भी ये डैमेज था, ये डैमेज कंट्रोल जो है वो महाविकास अघाड़ी करती हुई नजर आए। लेकिन महायुति के अंदर डैमेज पे डैमेज ऐसा हो रहा है कि वो बैंडेज लगाने से भी काम नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से लगातार कभी कोई बगावती सुर सामने आ जाते हैं, कभी कैंडिडेट्स जो है वो आमने सामने अपने ही कैंडिडेट्स को उतार देते हैं, तो बहुत कुछ इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार का गुट अब लगातार जो है वो अजीत पवार पर निशाना साध रहा है, तो कभी बीजेपी पार्टी पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है। लेकिन अब यह देखा जाएगा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का जो ये मुकाबला है इस मुद्दे के आने के बाद और कितना ज्यादा दिलचस्प होता है, और अब महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे को कितना ज्यादा उछालेगा और ये महायुति पर ये मुद्दा कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।